श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है मारक ग्रह और उनका मारकत्व का प्रभाव क्या होता है। जैसी मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि मार्केश की दशा है, कहीं मृत्यु तो नहीं करा देगी। ऐसी अनेकों बार जिज्ञासाएं आती हैं। मार्केश ग्रह या मारक ग्रह हमेशा मृत्यु कारक नहीं होता है। जब तक जीवन के अंत का समय नहीं आता है तब तक मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं आती रहती हैं, लेकिन वो मृत्यु नहीं कराती हैं। अन्य प्रकार से कुछ कष्ट हो सकते हैं, कुछ अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। मान हानि, धन हानि, पद हानि जैसी अनेकों ऐसी स्थितियां होती हैं जो मृत्यु के समान ही मानी गई हैं, तो उनको भी मारक प्रभाव में ही गणना की जाती है। तो मारक प्रभाव या मारकत्व केवल मृत्यु से संबंधित नहीं होता है, जीवन के अन्य पक्ष भी मारकत्व में ग्रहण किए जाते हैं। आज की कक्षा में इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं जो मारकत्व का प्रभाव प्रदान करते हैं, जो मार्केश की स्थिति प्रदान करते हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा में अशुभ गोचर होने पर कुछ अनिष्टकारक स्थिति होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो विचार करते हैं कि कौन कौन से ग्रह मारक ग्रह होते हैं और उनका मारकत्व का प्रभाव हम किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में विचार कर सकते हैं। सामान्य रूप से द्वितीय भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के स्वामी को ही मारक कहा जाता है, लेकिन द्वितीयेश भी मारक होता है, सप्तमेश भी मारक होता है, 22वें दृष्कांड का स्वामी भी मारक होता है और चंद्रमा से 64वें नवांश का स्वामी भी मारक होता है। अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी भी मारकत्व प्रदान करते हैं। द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में और सप्तम भाव में बैठने वाली ग्रहों में भी मारकत्व आ जाता है। इन मार्केश ग्रहों की युति या दृष्टि से जो प्रभावित ग्रह होते हैं वे भी मारकत्व को प्राप्त हो जाते हैं और इन प्रकार के ग्रहों को छिद्र ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, जो अपनी दशा अंतर्दशा में कुछ अनिष्टकारक फल प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रह मरण कारक स्थानों में बैठे होते हैं, यदि वो नीच राशि में हों, अस्तंगत हों, पापकर्त्री हों, पाप दृष्टि में हों, पाप युति में हों या राहु केतु के अक्ष पर हों या किसी प्रकार से अन्य प्रकार से मारकत्व को प्राप्त कर रहे हों, द्वितीयेश हों, सप्तमेश हों, 64वें नवांश के स्वामी हों, 22वें दृष्कांड के स्वामी हों या अष्टमेश और द्वादशेश से प्रभावित हों या उन भावों में बैठे हों, तो उनमें भी मारकत्व प्रबल आ जाता है जब वह पीड़ित और निर्बल होते हैं। जैसे 12वें का सूर्य, लग्न में शनि, तीसरे स्थान में गुरु, छठे स्थान में शुक्र, नवम में राहु, अष्टम में चंद्रमा और सप्तम में मंगल और सप्तम भाव में ही अकेला बुध, ये मरण कारक स्थान के ग्रह कहे जाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अशुभ प्रभाव देने वाले हो जाते हैं, लेकिन तभी जब ये पीड़ित होंगे, नीच राशि में होंगे, अस्त होंगे या पाप प्रभाव में होंगे, राहु केतु के अक्ष पर होंगे, तभी इनमें अशुभ प्रभाव देने की क्षमता आ जाती है। अन्यथा यदि शुभ प्रभाव में हों, शुभ कर्त्री हों, शुभ राशि के हों, उच्च राशि के हों और पाप प्रभावित ना हों या मार्केश से प्रभावित ना हों, तो तब ये अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करने वाले भी होते हैं। तो केवल एक सिद्धांत के ऊपर हम किसी को मार्केश नहीं कह सकते या किसी को योग कारक अच्छा फल देने वाला ग्रह नहीं कह सकते। अब इनके मारक प्रभाव क्या होते हैं उनका विचार करते हैं। पहला मारक प्रभाव अवमानना, उपेक्षा और तिरस्कार का माना गया है। समाज के लोग या अपने ही लोग जब किसी व्यक्ति की उपेक्षा करने लगें, उसकी अवहेलना करने लगें, उसका अपमान करने लगें, उसका तिरस्कार करने लगें, उसको कटु शब्दों से संबोधित करने लगें, तो वह भी मृत्यु के समान ही माना जाता है, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत जबरदस्त आघात जातक को पहुंचता है। दूसरा प्रकार का जो मारक प्रभाव होता है वो मान हानि, पद हानि, किसी पद प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, मान सम्मान से रहित हो जाना और अकेले
बिना किसी के सहयोग के दर दर भटकने को मजबूर हो जाना, यह भी एक प्रकार से मारक प्रभाव भी कहा गया है। समाज में निंदा का पात्र होना, जगह जगह दबे छुपे जबान से निंदा होना, लोगों की दृष्टि में जातक का मान सम्मान गिर जाना और जगह जगह उसकी निंदा होना, आलोचना होना, और कुछ लोग मुंह पर भी निंदा करते हैं, ऐसी स्थिति भी मारक प्रभाव में आती है। चौथा प्रभाव होता है किसी भयंकर संकट में घिर जाना। वो संकट आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। शत्रुओं के बीच में घिर जाना, चारों तरफ से धनागमन के रास्ते बंद हो जाना, किसी भी तरह से बाहर निकलने का रास्ता न सूझ पाना, चक्रव्यूह जैसी स्थिति में फंस जाना, यह भी एक मारकत्व का ही प्रभाव होता है। समाज में अपने लोगों में विश्वसनीयता समाप्त हो जाए, कोई हमारी बात को महत्व ना दे, हमारा विश्वास ना करे, हमारी क्रेडिबिलिटी या साख समाप्त हो जाए, वह भी मारक प्रभाव से कम नहीं होता। अगला जो मारकत्व प्रभाव होता है, कोई असाध्य या दुसाध्य, कोई जटिल रोग जातक के जीवन को पीड़ित करने लगे, उससे निदान के, उससे समाधान के कोई रास्ते ना मिल पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति भी मारकत्व प्रभाव में ही गणना की जाती है। किसी निजी परिजन का जो बहुत ही प्रिय होता है या जिसके आधार पर हमें एक सहयोग की संभावना होती है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन यापन या अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, जिसका सहयोग, जिसका होना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसे किसी परिजन की हानि हो जाना, उसकी मृत्यु हो जाना, उसके शोक और गम में जातक पीड़ित हो जाना, यह भी एक मारकत्व प्रभाव ही कहा जाता है। इसके अलावा जो अंतिम प्रभाव है, स्वयं के जीवन का अंत किसी बीमारी के द्वारा हो, दुर्घटना के द्वारा हो, या जब समय आ गया है, जब जीवन के अंत का समय आ गया है, तब वास्तविक रूप से मृत्यु हो जाना, तो इसको मारक प्रभाव कहा गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल मार्केज की दिशा आने पर मृत्यु हो जाएगी, ऐसी संभावनाएं नहीं होती हैं। और जो भी संभावनाएं मार्केज के प्रभाव की होती हैं, अवमानना, उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा, विश्वसनीयता की समाप्ति, पदहानि, मानहानि, भयंकर संकट, दुसाध्य असाध्य रोग या मृत्यु, या किसी परिजन का शोक या गम, वह भी तभी होते हैं जब उनको अशुभ काल में गोचर स्पष्ट कर देता है। जब गोचर बहुत खराब होता है, विशेषकर शनि और गुरु का, चंद्रमा और सूर्य का, और दशा स्वामी और अंतर्दशा स्वामी का, जब गोचर अशुभ स्थिति में होता है और मारकत्व के भावों को प्रभावित करता है, तब कहीं जाकर ऐसी घटना घटित होती है। अन्यथा मार्केज ग्रहों की दिशा अंतरदशा काफ़ी लंबे समय तक चलती है और वह शुभ फल या योगकारी फल भी प्रदान करती है। लेकिन जब भी अशुभ गोचर होगा, तभी ऐसी अशुभ घटना की संभावना प्रबल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मार्ग ग्रहों का और मार्ग ग्रहों के प्रभाव का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।